हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर प्लान डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर से संबंधित प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर्स प्लान्स को पढ़ाया था और उनके उद्देश्य के बारे में पढ़ाया था। लेकिन आज हम इस वीडियो में 2 टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक तो भारत में नियोजित विकास के क्या परिणाम हुए और दूसरा केरल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 2 टॉपिक्स क्लियर करेंगे और दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। हमने भारत में जो है नियोजित विकास के बारे में पढ़ा। भारत जो है नियोजित विकास को अपनाया हुआ है, तो नियोजित विकास अपनाने के क्या परिणाम हुए उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए भारत में नियोजित विकास के परिणाम क्या हुए। 6 नंबर में बनता है इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट। तो देखिए भारत में नियोजित विकास के निम्नलिखित परिणाम निकले। पहला देखिए क्या था परिणाम इसका। जब नियोजित विकास अपनाया गया तो आर्थिक विकास की बुनियादी चीज़ें जो होती है आर्थिक विकास करने के लिए उनकी नींव पड़ी। तो नियोजित विकास से आगामी आर्थिक विकास की नींव पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, भारत ने जब नियोजित विकास को अपनाया तो उस आगामी आर्थिक विकास करने की नींव पड़ी और उसके लिए जो क्या हुआ, फिर बड़े बड़े परियोजनाओं का निर्माण किया गया। जैसे आप देख सकते हैं सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए क्या किया गया, भाखड़ा नांगल जैसे विशाल परियोजना बनाए गए और हीराकुंड जैसे विशाल परियोजनाएं बनाए गए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम जो था कृषि का क्या करना था, कृषि जो था अच्छा करना था, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, तो इसीलिए सिंचाई पर ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, और फिर जब परियोजनाएं बनाई गई, ये सब बांधे बनाए गए, तो बिजली का भी अधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भाखड़ा नांगल जो बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं जब पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहा था तो उसमें गलती से मैंने आपको भाखड़ा नांगल बांध जो है उड़ीसा में बता दिया था, तो सॉरी इसके लिए। ये जो है भाखड़ा नांगल बांध जो है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर, तो ये आपको याद रखना है। और हीराकुंड डैम जो है उड़ीसा में है महानदी पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योगों जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माण इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन भी इसी अवधि में शुरू किए गए। जब बुनियादी विकास की नींव पड़ी तो इसी अवधि में स्वतंत्रता के समय क्या किए गए, ये कारखाने लगाने वाले जो जरूरी चीज़ें होते हैं इनका निर्माण किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी अवधि में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी वृद्धि हुई। ठीक है, तो आपको जो है परिणाम में सबसे पहला हेडिंग बनाना है आर्थिक विकास की बुनियाद या बुनियादी हेडिंग बनाना है और उनमें इन सब बातों को लिखना है जब आप परिणाम लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए दूसरा हेडिंग बनाना है आपको भूमि सुधार। तो परिणाम में ही आएगा भूमि सुधार किया गया। ठीक है, नियोजित विकास से जो है भूमि सुधार की नींव पड़ी। तो भूमि सुधार के लिए कई कदम उठाए गए सरकार द्वारा ताकि कृषि में वृद्धि किया जा सके। ओके, सबसे पहले देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। जो जमींदारी प्रथा था उसको समाप्त करने पर बल दिया गया। इससे भूमि उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में दिलचस्पी नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति पर जमींदारों का दबदबा कम हुआ। तो दोस्तों, भूमि सुधार में सबसे पहले जो है जो जमींदारी प्रथा भारत में चली आ रही थी उस पर कानून बनाया गया और फिर भूमि उन लोगों के हाथों से ले लिया गया जिनको जो है कृषि करने में दिलचस्पी नहीं थी, कृषि करने में रुचि नहीं रखते थे। ठीक है, केवल बैठे बैठे ही जो है दूसरों से काम करवा कर उसका फ़ायदा उठाते थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है सुधार किया गया, भूमि सुधार पहला सुधार किया गया ये भूमि सुधार में। उसके बाद देखिए चकबंदी की गई भूमि की। तो चकबंदी देखिए क्या होता था, भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने का प्रयास किया गया ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके। तो कई किसान जो थे उस टाइम जो है कई किसानों की ज़मीन जो है काफ़ी दूर दूर तक टुकड़ों में बटे हुए थे, तो उन सबको क्या किया गया, एक किया गया ताकि जो है किसानों के लिए आसान हो खेती करना। और इसी भूमि के एकीकरण को हम क्या कहते हैं, भूमि की चकबंदी कहते हैं। 1 नंबर में पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखें। ओके, इसके बाद देखिए भूमि रखने की जो अधिकतम सीमा थी उसे निश्चित किया गया। करने के लिए कानून बनाया गया परंतु इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। तो ये भूमि की सीमा निश्चित की गई लेकिन जो है इसे पूर्ण रूप से लागू भी नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरों की ज़मीन पर बटाई कर रहे काश्तकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, परंतु इसका शायद ही कहीं अमल हुआ क्योंकि भूस्वामी शक्तिशाली थे और उनका राजनेताओं से मेल जोल था।
तो भूस्वामी जो थे काफ़ी अमीर थे, कैपिटल वर्ग के थे एक तरह से, तो उनका जो था बड़े लोगों से मिलना जुलना रहता था, राजनेताओं से जो था मेल जोल था, तो इसीलिए जो है इन भूमि सुधार का जो है उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, भूमि सुधार कानूनों का उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो भूमि सुधार अलग से भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या 1 नंबर का, या फिर परिणाम में तो आपको इनमें लिखना ही है, तो ये 3-4 पॉइंट आपको परिणाम में डालने पड़ेंगे भूमि सुधार हेडिंग डाल के। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा जो परिणाम होता है वो होता है हरित क्रांति। हरित क्रांति आपको हेडिंग बनाना है, क्योंकि 1960 के दशक में जो है क्या हुआ था, खाद्यान्न संकट आ गया था, तो इसी को सुधारने के लिए जो मतलब नए नए तरीके अपनाया गया, आधुनिक तरीका अपनाया गया खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हेडिंग बनाना पड़ेगा आपको हरित क्रांति का। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार ने पहले तो पिछड़े क्षेत्रों को ज़्यादा सहायता दी। सरकार जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या किया, पहले 1960 के दशक में भारत में अकाल पड़ जाता है, मानसून की असफलता हो जाती है, तो भारत में जो है खाद्यान्न संकट आ जाता है, और फिर 1960 के दशक में 2 युद्धों का भी सामना करना पड़ता है, एक 65 में पाकिस्तान से और एक 62 में चीन से, तो उसका असर भी देश पर पड़ता है और देश के मतलब कृषि क्षेत्र पर और खाद्यान्न पर पड़ता है, तो भारत में लगभग अकाल की स्थिति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इससे उबरने के लिए जो है भारत सरकार जो है सबसे पहले क्या करती है, पिछड़े वर्ग जो थे खाद्यान्न क्षेत्र में, जो पिछड़े क्षेत्र थे जैसे बिहार झारखंड ये सब जो हो गए, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि यहाँ जो है वृद्धि की जा सके उत्पादन में। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वहाँ के जो है वेल एजुकेटेड भी नहीं है सही वो किसान ये सब, ठीक है ना। तो इसको जो है पहली नीति के पिछड़े क्षेत्रों को पहली नीति में इन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर दूसरे में क्या किया उन्होंने, जो मजबूत क्षेत्र थे जैसे पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि वहाँ के जो किसान थे अच्छे काम कर सकते थे पिछड़े क्षेत्रों के किसानों से, और एजुकेटेड भी थे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहाँ ध्यान दिया गया और फिर यहाँ पे जो है सफलता मिली, और फिर भारत जो है खाद्यान्न मामलों में लगभग आत्मनिर्भर हो पाया और खाद्यान्न संकट से उस टाइम उबर पाया। ओके दोस्तों, इसके लिए जो है आधुनिक तरीका अपनाया गया और फिर नए नए तरीके जो है आधुनिक बीजों का उपयोग किया गया, ठीक है, ताकि वृद्धि की जा सके खाद्यान्न में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उर्वरक आदि दिए और उनकी उपज को निर्धारित मूल्य पर खरीदा। उर्वरक भी दिए, बीज भी दिए आधुनिक तरीके, ताकि वृद्धि की जा सके खाद्यान्न में। ओके फ्रेंड्स, इसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति हुई। इससे पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र अधिक समृद्ध हुए, ठीक है ना। हरित क्रांति का परिणाम क्या हुआ, कुछ क्षेत्र जो है समृद्ध हो गया खाद्यान्न मामले में, और भारत जो है लगभग खाद्यान्न संकट से 1960 के दशक में उबर पाया और खाद्यान्न मामलों में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। उस टाइम जो है खाद्यान्न संकट के समय भारत को जो है अमेरिका से भी मजबूरी में खाद्यान्न की सहायता मांगनी पड़ी थी। ओके दोस्तों, तो ये हरित क्रांति आया ताकि भारत जो है खाद्यान्न संकट से निपट सके, ठीक है। तो ये भी जो है परिणाम में आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर भारत में नियोजित विकास के परिणाम पर अगर क्वेश्चन आए तो आपको जो है यही सब लिखने पड़ेंगे। 3 हेडिंग बनाने पड़ेंगे, बुनियादी और फिर भूमि सुधार और हरित क्रांति, और इन तीनों के आगे जो है 5-5 6-6 लाइन लिखने पड़ेंगे, तो आपको जो है 6 नंबर जो है पूरे मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, दूसरा टॉपिक है विकास और नियोजन का केरल मॉडल पर। केरल मॉडल कैसी है, ठीक है ना। केरल में जो है विकास का तरीका कैसा अपनाया गया है, विकेंद्रीकरण है या केंद्रीकरण है। आप सबको पता है कि केरल जो है भारत का सबसे मजबूत राज्य है, तो इसी के बारे में इस मॉडल में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए केरल में नियोजन का जो तरीका अपनाया गया है उसे केरल मॉडल कहा जाता है। ओके, इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। ये जो मॉडल अपनाया गया है इसमें जो है एजुकेशन, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जो है विशेष रूप से बल दिया गया है। आप जो है केरल का एजुकेशन भी देखेंगे तो लगभग जो है आपको 100% दिखेगा, ठीक है ना। स्वास्थ्य भी यहाँ बाकी राज्यों से काफ़ी अच्छी है, तो ये सब जो है देखने को मिलेगा आपको केरल मॉडल में, ठीक है।
इसके बाद देखिए केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम थी और औद्योगिक विकास भी तुलनात्मक रूप से कमजोर था, परंतु इसके बावजूद विकेंद्रीकृत नियोजन के परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्या है, साक्षरता दर जो है 100% है अन्य राज्यों के मुकाबले। ओके दोस्तों, देखिए प्रति व्यक्ति आय कम था और फिर औद्योगिक विकास भी सही नहीं था, फिर इसके बाद भी जो है यहाँ पर साक्षरता जो है बहुत अच्छी है। ठीक, इसके बाद केरल में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर कम है। केरल के लोगों को दूसरे राज्यों के लोगों से कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा प्राप्त है। तो ये सब जो है केरल मॉडल की विशेषताएं हैं, केरल की जो विकास का मॉडल है उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, मृत्यु दर जो है, मातृ मृत्यु दर, ये सब जो है क्या है, कम है बाकी राज्यों के मुकाबले। ओके, केरल में यह प्रयास भी किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में भाग लें। इस प्रकार केरल में विकेंद्रीकृत नियोजन को अपनाकर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। केरल में जो है विकेंद्रीकृत नियोजन को अपनाया गया और यहाँ पर जो है काफ़ी सफलता भी मिली है। विकेंद्रीकृत मतलब आप देख सकते हैं कि तीनों खंड में जो है क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया। 3 खंड बनाए गए हैं ना, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर। तो शक्तियों का क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया और इसमें जो है लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि केरल जो है विकास के पथ पर चल सके। ओके फ्रेंड्स, योजनाओं का जो है यहाँ पर निर्माण किया जा सके और एक मतलब केरल का सही तरीके से विकास किया जा सके। 1987 और 1991 के मध्य सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नामक अभियान चलाया। इसके अंतर्गत लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किया गया। ठीक है दोस्तों, इस अभियान के द्वारा जो है विकास की जो गतिविधियां थी उनमें जो है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो है लोगों को सम्मिलित करने के लिए कहा गया, सम्मिलित करने की कोशिश की गई ताकि वो जो है विकास के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए या फिर जो है अच्छे नीतियों के निर्माण के लिए वो अपना जो है सुझाव दे सके ताकि जो है राज्य का अधिक विकास किया जा सके, राज्य को और बढ़िया बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था केरल मॉडल था और केरल मॉडल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बच्चे जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, लेकिन इस पे जो है क्वेश्चन बन जाता है 2 या 4 नंबर का। ओके, तो इन सब सारे पॉइंट्स को आप याद कर ले, इन्हीं में से बन जाता है। यही सब लिख देना आप केरल मॉडल अगर आएगा तो। दोस्तों उड़ीसा पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। उड़ीसा में उद्योग विकास और यहाँ के जो खनिज भंडारण है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा में इस्पात उद्योग में निवेश के पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है। ठीक है, ये तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि उड़ीसा में जो है किस धातु का भंडारण है। तो यहाँ पर जो है लो अयस्क का भंडारण है। 1 नंबर में पूछा जाए तो आपको बस ये लिखना है इस। ठीक है, तो देखिए उद्योग लगाने के, इस्पात उद्योग में निवेश के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या दे सकते हैं हम। पक्ष में तर्क देखिए यहाँ पर जो है लो अयस्क का भंडारण है। तो देखिए पहला देखिए उड़ीसा में लो अयस्क का विशाल भंडार है और इसका दोहन राज्य के लिए लाभदायक होगा। देखिए यहाँ उद्योग लगाया जाएगा तो क्या होगा, राज्य के लिए फ़ायदेमंद होगा, आर्थिक रूप से वृद्धि करेगा राज्य। ठीक है, फिर दूसरा देखिए क्या फ़ायदा होगा, या पक्ष में देखिए उड़ीसा में उद्योग में निवेश करने के लिए जो पक्ष में है दूसरा पॉइंट, उड़ीसा सरकार ने अपनी नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पर हस्ताक्षर किए ताकि इसमें पूंजी निवेश हो सके और उड़ीसा के लोगों को रोजगार मिल सके। तो यहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक रूप से राज्य भी मजबूत होगा, सरकार भी मजबूत होगी आर्थिक रूप से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसके पक्ष में आ जाएंगे, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है उद्योग लगाया जाना चाहिए। और अगर हम विपक्ष में बात करें उड़ीसा के कि मतलब यहाँ पर जो है ये जो है क्यों निवेश नहीं करना चाहिए उद्योग में, इस्पात उद्योग में, तो देखिए पहला जो है लो अयस्क के भंडारण सर्वाधिक अविकसित क्षेत्रों या आदिवासी बहुल जिलों में है, अतः आदिवासियों को भय है कि उन्हें विस्थापित कर दिया जाएगा। अब ये जो भंडार है लो अयस्क का भंडारण है, ये कहाँ पर है, जहाँ पर अधिक ज़्यादा लोग रहते हैं या फिर अविकसित क्षेत्रों में। ठीक है, जहाँ के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों में है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर मान लो माइनिंग किया जाता है, खनन किया जाता है इनका, तो ये विरोध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दूसरा विपक्ष में क्या है, खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये तो पता ही है आपको। तो ये जो है विपक्ष में पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उड़ीसा के बारे में था। तो दोस्तों आज हमने जो है 2 टॉपिक अच्छे से क्लियर किया, एक तो भारत में नियोजित विकास के जो है परिणाम और दूसरा जो है केरल मॉडल को। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।